तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। युद्ध के मैदान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कैलिनिनग्राड में यूक्रेनी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूसी वॉरशिप पर यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला देखने को मिला। हमले में रूसी वॉरशिप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने हमले का दावा भी किया है। पेंटागन से एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो देशों में हड़कंप मच जाता है। उस रिपोर्ट में रूस के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल है और उन देशों के नाम भी जहां रूस सबसे पहले हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कुछ देर पहले ही रूस के विदेश मंत्री चीन जा पहुंचे हैं, जबकि ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियारों को लेकर बड़ी डील होने वाली है। एक साथ इतनी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसी ही एडवाइजरी नेटो देशों को भी भेजी है। अब सवाल उठ रहा है, अमेरिका की इतनी बेचैनी की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं रूस मॉस्को अटैक का बदला लेने की तैयारी में है और इस बार परमाणु बम का विकल्प भी आजमा सकता है? आज की रात कयामत की रात है। आज की रात दुनिया एक ऐसे खतरे में घिर सकती है जो सर्वनाश लेकर आएगा। और उसके टारगेट पर है सुपर पावर अमेरिका। जिसे रूस परमाणु विस्फोट करके दहला सकता है। रूस के टारगेट पर अमेरिका के अलावा 4 और देश हैं जिनके नाम पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से सामने आए हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ और है, उससे पहले देखिए अमेरिका में इस खतरे से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पेंटागन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। रूस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकता है। प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रहण देखने गई भीड़ पर परमाणु हमला हो सकता है। भारतीय समय के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। हालांकि उस वक्त अमेरिका में दिन रहेगा। सूर्य ग्रहण अमेरिका के इलाकों में साफ देखा जाएगा, जिसे देखने के लिए अमेरिका और कनाडा के हजारों लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन यह उत्साह उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। मॉस्को हमले के रिपोर्ट में सीधे तौर पर 5 देशों का नाम लिया गया है, जिसमें अमेरिका टॉप पर है। रिपोर्ट के बाद रूस की तरफ से धमकी दी गई है। मॉस्को में हमला करने वाले आतंकियों ने साफ कर दिया है कि कीव पहुंचकर उन्हें भारी भरकम रकम मिलने वाली थी। रूस बॉर्डर से यूक्रेन जाना, क्या ये काफी नहीं ये जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया। हम इसे भूलेंगे नहीं। मिस्टर बाइडेन, मैक्रो, सुनक और शोल्स, बदला जरूर लिया जाएगा। जिस आतंकी का जिक्र रूस कर रहा है, उसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें वो हमले से जुड़ी जानकारी दे रहा है। रूस पहले से ही कहता रहा है कि यह हमला आईएसआईएस ने नहीं बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों ने मिलकर किया है। अब रूस ने सबूत भी दिखा दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका इसे आईएसआईएस का हमला बताने पर अड़ा है। क्रेमलिन ने सबूत दिखाए और सीधे तौर पर नेटो पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी है, जबकि इसी बीच पेंटागन की मोस्ट सीक्रेट फाइल लीक हो गई।
पेंटागन से लीक हुई सीक्रेट फाइल में जनरल न्यूक्लियर वॉर की पूरी डिटेल है। इसमें बताया गया है कि रूस किन किन देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। सीक्रेट फाइल ऐसे वक्त में लीक हुई है जब रूस अमेरिका और नेटो देशों से मॉस्को अटैक का बदला ले सकता है। जो रिपोर्ट लीक हुई है ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये ऐसे वक्त पर लीक हुई है जब रूस तमतमाया हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर एटमी रिपोर्ट सामने लाकर रूस के विध्वंसक प्लान को रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया है। अमेरिका यह भी जानता है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन जैसा है, इसलिए अमेरिका के अलावा उन देशों को भी इस रिपोर्ट की जानकारी दे दी गई है, साथ ही अलर्ट जारी करने की एडवाइजरी भी दे दी गई है। अमेरिका ने उन तमाम इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए लाखों लोग जुटने वाले हैं। वो जगह नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जिसमें मेक्सिको में बजाटलेन और ज़ारागोजा, इसके अलावा डलास, लिटिल रॉक, इंडियानापोलिस, क्लेवेलैंड, बुफेलो और मॉन्ट्रियल है। इन जगहों पर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। होटल के दाम भी 10 गुना हो गए हैं। जाहिर है जबरदस्त भीड़ जुटेगी। तभी पेंटागन टेंशन में है, कहीं रूस दुनिया में तीसरा परमाणु धमाका ना कर दे। पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है, जिसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 3 जो 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर है। ये रूस का टारगेट नंबर 4 है। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। इन पांचों में से रूस सबसे पहले वॉशिंगटन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हमले में 1 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमले के दौरान सूरज की गर्मी से 5 गुना ज्यादा हीट निकलेगी। हालात ऐसे होंगे जैसे एक साथ कई ज्वालामुखी फट गए हों। आसमान से सैकड़ों फायरबॉल गिरने जैसे धमाके हो सकते हैं। इतने बड़े हमले में वॉशिंगटन डीसी का नामो निशान मिट सकता है। अंदेशा जताया गया है, अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हमले में 60 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु हमले को लेकर पेंटागन टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो इनपुट रूस से मिल रहा है उससे साफ तौर पर ऐसे सिग्नल हैं कि रूस परमाणु हमला कभी भी कर सकता है। और अमेरिका की परेशानी रूस की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर जरूर बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें पहली बार आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स को शामिल किया गया है। जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी रूस के 5 टारगेट इसकी रेंज में आते हैं। एक तरफ यार्स को साइलो में अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन जा पहुंचे। यानी रूस के हमले के बाद नेटो पलटवार करता है तो उसे जवाब देने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। पहला मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा मोर्चा इजराइल हमास युद्ध, तीसरा मोर्चा टास्क फोर्स हूती जंग, चौथा मोर्चा अमेरिका ईरान में टकराव, पांचवा मोर्चा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तनातनी, छठा मोर्चा चीन ताइवान भिड़ंत, सातवां मोर्चा फिनलैंड रूस में तनाव। इन 7 मोर्चों में अमेरिका किसी न किसी तरह शामिल है, यानी रूस अमेरिका को तबाह करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसमें उसने नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक गठबंधन बना लिया है।
दुनिया में एटमी सुनामी आ सकती है। इसके लिए रूस ने एटमी वार्निंग जारी की है। अमेरिका ने नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जर्मनी ने बाल्टिक में युद्धपोत उतार दिया है। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। जबकि पेंटागन ने पूरे अमेरिका में रूस के एटमी हमले को लेकर अलर्ट रहने को कहा है, खासतौर से उन जगहों पर जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव में रूसी सेना ने MLRS से हमला किया। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया है। हमले में यूक्रेन का वेम्पायर तबाह हुआ है। यूक्रेनी सेना के 3 सैन्य वाहन भी खत्म हो गए। दो अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस अटैक में कई ईरानी कमांडरों की मौत हुई, मगर इजराइल का यही हमला अब पूरे अरब वर्ल्ड को महाजंग में झोंक सकता है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अरब के साथ साथ अफ्रीका में भी बारूदी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। किन हथियारों से इजराइल पर हमला होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये सारा प्लान ईरानी सेना ने तैयार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान अकेला नहीं, बल्कि तमाम प्रॉक्सी संगठनों के लाखों सैनिकों के साथ उतरेगा। तो क्या रईसी के प्रतिशोध से इजराइल का वजूद मिटना तय है? आप भी देखिए। अरब में अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते हैं इस बार अरब वॉर में किसकी बलि चढ़ेगी? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? नाम है इजराइल। दो अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला किया और इजरायली सेना के इसी बारूदी प्रहार से ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी चपेट में इजराइल ही क्या बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भी आ सकता है। क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जल्दी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल इलाकों में हमले को अंजाम देंगे। वहीं हूती ने ईरान को करीब 4 लाख सैनिक देने का ऐलान किया है। अब तक यमन का हूती गुट 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर चुका है। ईरान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यूएस बेस पर भी अटैक करेगा। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही। बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तभी तो रईसी के साथ साथ ईरान समर्थित संगठन भी पूरे एक्शन में है। हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बस इंतजार है रईसी के एक ऑर्डर का।
ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इस बार इजराइल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इजराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए रईसी ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। बाकायदा ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इजराइल पर किन किन मिसाइलों से प्रहार होगा। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 घातक ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर ली है। मसलन ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल इमाद है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 9000 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की छठी मिसाइल फबे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रईसी के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम फतह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसेम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त रईसी इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान सिर्फ बैलिस्टिक या फिर क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पहली बार ईरान एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइल को इजराइल पर दाग सकता है। मसलन ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को एटमी वॉरहेड से लैस किया। फतेह 1 मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1400 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल मैक 15 यानी 18500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। दरअसल ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इसलिए किया है क्योंकि अगर ईरान हमला करता है, उसके जवाब में अगर नेतन्याहू एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ईरान भी फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी जलजला ला सके। एक तरफ ईरान के जंगी तेवर ने इजराइल के होश फाख्ता कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से तेल अवीव में खलबली मची है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले ही ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली इलाकों को दहलाना शुरू कर दिया है। मसलन ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल के इलाट पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गाजा में आईडीएफ के सैन्य अड्डे तबाह किए। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल के इलाके में प्रचंड बमबारी की। वहीं हूती ने रेड सी में इजरायल के कार्गो शिप पर अटैक किया। इसके अलावा हूती ने यूएस ब्रिटेन के कार्गो शिप पर भी हमला किया।
इजरायली इलाकों में ईरानी प्रॉक्सी के सीरियल अटैक से नेतन्याहू भी सन्न है। वहीं इजरायली सेना में भी खौफ पसरा हुआ है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने गाजा में जंग लड़ रहे करीब 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा से बुलाए गए आईडीएफ के करीब 10,000 जवानों की तैनाती अब इजराइल बॉर्डर के उन इलाकों पर होगी जहां से ईरानी प्रॉक्सी हमले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है। ऐसे में इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस बम को लोड किया है। मतलब ये कि इस बार अरब में ईरान वर्सेस इजराइल के बीच आर पार की जंग होनी करीब करीब तय हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सीरिया हमले का प्रतिशोध लेने के लिए रईसी इजराइल पर पहले विध्वंसक हमले को अंजाम कब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर Su-34 से स्ट्राइक की गई। Su-34 ने ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई हैं। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के हथियारों की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में एक ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ जहां शक्तिशाली देशों के हथियारों के असर को दुनिया देख रही है। यूक्रेन में नेटो के ऐसे हथियार भी आए जिन्हें अचूक और अभेद्य माना जाता था, लेकिन अब उनमें से कई हथियार यूक्रेन में लाचार नजर आ रहे हैं। वजह है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने नेटो के जिन हथियारों को जब्त किया, उनकी तकनीक अब रूस हासिल कर चुका है, और इतना ही नहीं, उसे नष्ट करने के लिए आधुनिक हथियार भी बना चुका है। दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस पैट्रियट चला। स्टेल्थ पावर वाली स्टॉर्म शैडो हवा में भस्म हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अब्राम्स टैंक मामूली ट्रक की तरह धधकने लगा। समंदर में यूक्रेन का अचूक हथियार सी ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आग का गोला बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? दुनिया की शक्तिशाली हथियारों की काट कैसे तलाशी गई? रूस ने नेटो के घातक हथियारों को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया? जवाब है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी नेटो के हर हथियार का गहरा अध्ययन और उसकी कमजोरी की तलाश। रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ तस्वीरें दुनिया को चौंका रही हैं। वॉर जोन से आने वाली खबरें दुनिया को हैरान कर रही हैं। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने नेटो के तमाम ताकतवर हथियारों को कबाड़ बना दिया? रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें, जंग से हैरान करने वाली खबरें। ये कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसके एक एक नट बोल्ट को खोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में हैं। इसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही है, और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने युद्ध के दौरान कई हथियारों को जब्त किया। रूस में होने वाले हमले के बाद मलबों की जांच हुई। नेटो के हथियारों की तकनीक का अध्ययन किया गया। रिसर्च से हर हथियार की कमजोरी का पता लगाया गया। रूस ने पहले चरण में नेटो के हथियारों की ताकत का पता लगाया।
और फिर उससे भी ताकतवर हथियारों को बनाने का काम शुरू किया गया। आज रूस ने ऐसे कई हथियार बना लिए हैं जो नेटो के हथियारों को बड़ी आसानी से भस्म कर देते हैं। रूस के तमाम हथियार कारखाने अब आधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन में जुट गए हैं। नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर रिसर्च हुई है। टैंक के लिए आधुनिक शेल बनाए जा रहे हैं। नए शेल गाड़ियों के कवच को भेदने में सक्षम होंगे। अलग अलग तरह के कई आर्मर्ड व्हीकल रूस के कब्जे में हैं। रूस का दावा है कि अगर नेटो देश अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं तो उससे पहले ही रूस टैंक शेल को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेपर्ड टैंक का संहार भी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत ही किया। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन युद्ध में कुछ खास नहीं कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस ने नेटो के हर हथियार की काट तैयार कर ली है और युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है। रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग ने नेटो देशों के हथियारों के लिए काल साबित होने वाले हथियार बनाने में मदद की है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिली है। रूस ने इसकी काट के लिए पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। इस एयर डिफेंस का रिएक्शन टाइम 3 से 5 सेकंड है। ये 75 किलोमीटर दूर टारगेट की पहचान कर लेता है और सिर्फ 60 सेकंड में 10,000 राउंड फायर करता है। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला है, लेकिन रूस ने इसकी काट को भी तलाश लिया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों में कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये पेट्रियट को चकमा दे रही है और मिसाइल एयर डिफेंस की तबाही की वजह बन रही है। अमेरिका के एब्राम टैंक का संहार हो रहा है। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से खास तरह का शेल तैयार कर लिया है। रूस ने नेटो के टैंक और वाहनों पर लगे आर्मर यानी कवच पर रिसर्च की है। इसके अलावा अब्राम के कमजोर हिस्से की पहचान कर ली गई है। अब अब्राम्स की छत यानी ऊपरी हिस्से पर हमला किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन का सी ड्रोन बेहद घातक साबित हुआ है। रूस ने इसे नष्ट करने के लिए मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इससे यूक्रेन के ड्रोन की आसानी से पहचान हो रही है। क्रीमिया के तट के सुरक्षित बनाने के मकसद से रूस ने ऐसा किया है। ब्लैक सी फ्लीट भी ऐसे ड्रोन से सुरक्षित रहेगी। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। रूस ने ड्रोन को नष्ट करने के लिए आधुनिक फ्लेम थ्रोअर बनाया है। रूसी फ्लेम थ्रोअर ड्रोन गिराने में सक्षम है। इससे आग की लपटें निकलती हैं जो ड्रोन को जला देती है। अब रूस के पास पूरी जानकारी है कि अमेरिका या नेटो के किसी देश का कौन सा हथियार किस तकनीक पर काम कर रहा है। एक तरफ रूस उन हथियारों को खत्म करने के लिए नए हथियार बना रहा है, तो वहीं अपने मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है ताकि यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट ना कर सके। सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेडियो सिग्नल का हो रहा है। रूसी मिसाइलें भ्रामक सिग्नल रिलीज करने लगी। झूठे रेडियो सिग्नल से रडार को चकमा दिया जा रहा है। अपने इस रणनीति से रूस न सिर्फ नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है, बल्कि यूक्रेन में तैनात नेटो के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यूक्रेन के हथियार डिपो, बड़े सैन्य ठिकाने, बड़े संयंत्र तबाह हो रहे हैं। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हुआ है, लेकिन लगातार रिसर्च के बाद रूस ने इसकी काट को भी तलाश लिया है। ब्लैक सी फ्लीट को बचाने के लिए रूस ने पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। सरफेस टू एयर हमला करने वाले इस हथियार को इतना हल्का बना दिया गया है कि यह सभी तरह के युद्धपोत और गश्त लगाने वाले जहाजों पर लोड किया जा सकता है। साथ ही फायर पावर बढ़ाकर इसे ड्रोन का काल बना दिया गया है। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है।
अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल न कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क ना पड़े। फ्रांस यूक्रेन को पुराने हथियारों की सप्लाई देगा। फ्रांस ने जिन हथियारों को सेना से वापस लिया है वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। यानी फ्रांस में जिन हथियारों को बेकार मान लिया गया वो यूक्रेन आने वाले हैं। रूस में रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से बदलाव का दौर जारी है। नेटो को इससे डबल नुकसान हुआ है। एक तरफ नेटो अपने हथियार गंवा रहा है तो दूसरी तरफ रूस नेटो देशों के हथियारों की तकनीक हासिल कर चुका है और उससे कई कदम आगे बढ़कर हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन में नेटो के नए हथियारों की एंट्री बेहद खतरनाक साबित होगी। ऐसे हथियार भले ही कुछ दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दें, लेकिन कुछ बरसों बाद रूस के तमाम हथियार नेटो के हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन हार के मुहाने पर पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की सेना किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। ऐसे में सरेंडर को टालने के लिए ज़ेलेंस्की नया वॉर गेम खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की हार टालने के लिए युद्ध में अमेरिकी सेना को उतारना चाहते हैं। इसके लिए वो बड़ी साजिश रचकर बाइडेन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की का ये षड्यंत्र है क्या? वो सुपर पावर को भड़काने के लिए कौन सी चाल चल रहे हैं? तबाही का ये वो तूफान है जिसके सामने यूक्रेन घुटने टेकने जा रहा है। वतन प्रतिशोध का ये वो परिणाम है जिसने यूक्रेन की पराजय सुनिश्चित कर दी है। ज़ेलेंस्की सेना युद्ध में वापसी करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए हारते ज़ेलेंस्की अब आखिरी दांव, आखिरी पैंतरा आजमा रहे हैं। ज़ेलेंस्की और उनके सेना अध्यक्ष अब छल युद्ध के जरिए नेटो को जंग में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन अब हार से तभी बच सकता है जब जंग में नाटो सेनाओं की एंट्री होगी। ये बात ज़ेलेंस्की जानते हैं, लिहाजा वो नाटो को जंग में कूदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने जो कुछ किया है वो इसी बात की घोषणा कर रहा है। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी फोर्स ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर भीषण हमले किए। पावर प्लांट पर एक दो नहीं बल्कि कई हवाई हमले किए गए। रविवार को यूक्रेन ने प्लांट पर हमला तब किया जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की टीम परमाणु प्लांट का निरीक्षण कर वापस लौट गई। इसी के बाद यूक्रेन ने प्लांट पर विस्फोट कर दिया। यूक्रेन के हमले के बाद IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के मुख्य रिएक्टर पर 3 हमले किए। इससे युद्ध में एटमी रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने भी ऐलान किया है कि प्लांट में इन दिनों यूक्रेन के हमले बढ़ गए हैं। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर यूक्रेन के हमले से रूस भी भड़क गया है। वियना में रूस के प्रतिनिधि मिखाइल उलियानोव ने कहा है
कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट एक बार फिर से यूक्रेन के टारगेट पर आ गया है। इसके पीछे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस की बड़ी साजिश है। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर लगे, जिसके बाद नेटो सेनाएं या बाइडेन यूक्रेन में अपनी सेना उतारने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि यूक्रेन की यह साजिश कामयाब नहीं हो पाई। आईएईए ने पुष्टि कर दी कि हमला यूक्रेन ही कर रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन भेजा गया अमेरिका का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने इस हेलीकॉप्टर को बेलगोरोद में हमले के लिए भेजा था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अमेरिका का हेलीकॉप्टर जल गया। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के तबाह होने के पीछे 3 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी यह है कि यूक्रेन ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर को रूसी इलाके में भेजा ताकि रूस उसे तबाह कर दे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने ही जानबूझकर ब्लैक हॉक का शिकार किया। तीसरी और आखिरी थ्योरी यह है कि यूक्रेन ने ब्लैक हॉक के ध्वस्त होने की झूठी खबर फैलाई। इन तीनों थ्योरी में से कोई भी थ्योरी सही हो सकती है, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का मकसद अमेरिका को रूस के खिलाफ भड़काना है ताकि जंग में बाइडेन अपनी सेना उतारने पर मजबूर हो जाएं और इस तरह यूक्रेन हार से बच जाए। ज़ेलेंस्की ये ब्लफ वॉर गेम इसलिए खेलने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि अब नेटो उन पर सरेंडर करने का दबाव डाल रहा है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि मेरा मानना है कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यूक्रेन को रूस से समझौता कर लेना चाहिए। नेटो के इसी दबाव की वजह से ज़ेलेंस्की अब युद्ध की आग को भड़का रहे हैं ताकि इसमें बाइडेन और उनकी सेना की एंट्री हो सके। ज़ेलेंस्की ने खुद ही स्वीकार किया है कि उनकी सेना किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। अमेरिका से जल्द ही हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को हार से कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी सेना सरेंडर के कगार पर खड़ी है। जाहिर है, एक तरफ हार का डर और दूसरी तरफ नेटो की ओर से सरेंडर का प्रेशर। यही वजह है कि बौखलाए ज़ेलेंस्की अब नई रणनीति के तहत युद्ध को भयावह आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। युद्ध भूमि में विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने भीषण जंग की तैयारी कर ली है। ये वो जंग होगी जिसमें या तो यूक्रेन की वापसी हो जाएगी या फिर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन ने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। तो उधर रूस अकमत आर्मी को यूक्रेन की धरती पर भेजने जा रहा है। युद्ध भूमि में धमाके करती रूसी सेना को दहलाती ये है यूक्रेन की फीमेल फाइटर। ये यूक्रेन की वो लेडी ब्रिगेड है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को दहला रही है। यूक्रेन
की महिला सैनिक अर्बन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। हथियार खत्म हुए, सैनिकों की कमी हुई, यूक्रेन हार के कगार पर पहुंचा तो ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर महिला ब्रिगेड को मोबिलाइज कर दिया। कई फ्रंट पर अब यूक्रेन की फीमेल फाइटर्स ही मोर्चा संभाल रही हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। यूक्रेन की महिला सैनिकों को ब्रिटेन ने युद्ध लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के कमांडर्स ने यूक्रेन में इन महिलाओं को कई महीनों तक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद इन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। दरअसल ये उस युद्ध की तैयारी है जो बसंत के मौसम में छिड़ने जा रहा है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के चीफ किरिलो बुदानोव ने कहा है कि बसंत के मौसम में रूसी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली है। यूक्रेन रूस के हमले को नाकाम करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की न सिर्फ अमेरिका से हथियार मांग रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि युद्ध में नेटो की सेनाएं भी उतरें। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर फीमेल फाइटर्स को भेज दिया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो किसी भी तरह हार से बच सके। उधर रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। रूस ने वैगनर का रमजान कादिरोव के अखमद लड़ाकों में विलय करवा दिया है। वैगनर के 3000 लड़ाके अखमद आर्मी में शामिल हो गए हैं। पुतिन अब अखमद लड़ाकों को यूक्रेनी धरती पर भेजने वाले हैं। लक्ष्य है पहले खार्किव, फिर ओडेसा और अंत में कीव विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और कुछ ही देर में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसे अमेरिका के 12 राज्यों में देखा जा सकेगा। ये खगोलीय घटना अमेरिका के लिए काफी खास हो गई है, जिसके लिए सुपर पावर अमेरिका ने खास तैयारियां की हैं। इस रिपोर्ट में जानिए इस ग्रहण का प्रभाव कहां-कहां पड़ेगा और अमेरिका ने कौन-कौन सी तैयारियां की हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो उत्तरी अमेरिका में देखा जाएगा, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकता। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि करीब 4 मिनट रहेगी, जबकि कई इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट रहेगी। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 9:12 पर शुरू होगा, जबकि उस वक्त अमेरिका कनाडा में दिन के करीब 11 बज रहे होंगे। ये सूर्य ग्रहण पिछले 50 सालों में सबसे लंबी अवधि का है। इस दौरान नासा 3 सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है। एक सैटेलाइट ग्रहण से पहले छोड़ा जाएगा, जबकि दूसरा सूर्य ग्रहण के दौरान और तीसरा ग्रहण के खत्म होने के 45 मिनट बाद छोड़ा जाएगा। नासा इस प्रयोग से तीनों समय पर मौसम में बदलाव को रिकॉर्ड करना चाहता है। खास बात यह है कि यह घटना अमेरिका में एक पर्यटन में बदल चुकी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस दौरान 13,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। लोगों में जबरदस्त क्रेज है। न्यूयॉर्क में 6 कैदियों ने इसे देखने के लिए अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।